ठीक है, तो सबसे पहले रहे हम लोग कौन सा, चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है हमारा, ठीक है। तीनों चैप्टर करेंगे हम, चैप्टर 1 भी करेंगे, चैप्टर 2 भी करेंगे और चैप्टर 3 भी करेंगे। आओ जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो हमें क्या सिखाता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हम बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बिजनेसेस के टाइप पे ये जो हमारा चैप्टर है वो बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, जिसको हमने नाम दिया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमें ध्यान क्या रखना है, कौन से क्वेश्चन का ध्यान रखना है। देखो जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है, एक एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ये बता दो हु इलेक्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये इलेक्ट करने की पावर कौन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इंसान होता है, वो बेचारा भला इंसान होता है जो क्या करता है, सारे कंपनी के डिसीजंस को लेता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। तो उसको चूज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे शेयर होल्डर्स में होती है। किसके पास होती है मेरे बच्चे, शेयर होल्डर्स में होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स आर नॉट शेयर्ड, कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं करते हैं। तो देखो जी, जब हम बात करेंगे कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं करते हैं, इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, जहां पे भी हमारा हमने जो बिजनेस बनाया है वो कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाया है, तो वहां पे हम प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं करते। सर रीजन, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल है, सारा का सारा राइट जो है एक अकेले इंसान के पास ही रहता है, तो वहां पे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं होता है। डन है जी, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर अ बिजनेस एक्ट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हाट एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जहां पे जब कभी भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हो, तो रजिस्टर होने के बाद हमें पता है कि सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सारी जो डीलिंग्स होती है वो कंपनी के नाम से होती है, वो बिजनेस के नाम से होती है। अगर मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कर लिया तो सारी जो मेरी ट्रांजेक्शन होंगी, डीलिंग्स होंगी, वो मेरे पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से होंगी। अगर मैंने कंपनी बनाया है तो सारी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो किसके नाम से होंगी, मेरी कंपनी के नाम से होंगी। अब एक इंसान जब किसी डील के अंदर जाता है तो वहां पे वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है फिजिकली, लेकिन कंपनी तो बेचारी सिग्नेचर कर नहीं सकती। तो ऐसे केस में डील के अंदर कंपनी का जो सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर और जरूर मार्क कर लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कॉमन सील। जो कंपनी का सिग्नेचर होता है जिससे वो सारे अपने डील्स को फाइनलाइज करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमन सील नाम देते हैं। बेसिकली कंपनी का जो मोहर होता है ना, आपने देखा होगा आसपास अपने की जहां पे हम मोहर मारते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारे कंपनी का कॉमन सील होता है, एक सिग्नेचर का फॉर्म होता है जिसका यूज करके वो क्या करती है, अपने डीलिंग्स को कंप्लीट करती है। ध्यान रहेगा जी, कॉमन सील। कॉमन सील क्या है हमारे लिए, एक आर्टिफिशियल पर्सन का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। किस किस को पता था पहले से ये, इन किस किस ने पहली बार सुना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये कह रहा है उस सिस्टम का नाम बताओ जो गवर्न करता है, गवर्न का मतलब क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि आपको किस तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक मेंबरशिप मिलेगी। मतलब आप मेंबर हो तो आपकी मेंबरशिप को गवर्न करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 सिस्टम है। कौन कौन से, देखो जी, वन इज मिताक्षरा लॉ और दूसरा क्या है हमारे पास, दया भागा लॉ या दया भाग लॉ कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको प्लीज 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 याद रखना है। कौन कौन से मेरे बच्चे, हम 2 सिस्टम का यूज करते हैं मेंबरशिप देने के लिए एचयूएफ के अंदर। कौन कौन से, मिताक्षरा लॉ एंड दया भाग लॉ, याद रहेगा जी। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अपने मिताक्षरा लॉ की, तो ये कहाँ पे किया गया है, बेसिकली पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन बंगाल और आसाम वाले इसको नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भैया इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दया भाग लॉ की बात करें
तो ये जो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन देखा कि बंगाल और आसाम वाले इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो बंगाल और आसाम वाले किसको फॉलो करते हैं? दैट इज दया भागा लॉ। डन है जी। सारे क्वेश्चंस आपको मेरे साथ गो थ्रू करने हैं, सारा आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, एग्जाम में मजा आ जाएगा, कुछ भूलोगे नहीं। चलो जी आओ आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? एनुमरेट द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब 2 मेजर कंडीशन कौन सी है जिनका होना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो हमारा एचयूएफ नहीं बनेगा। तो ये 2 चीजें हमारे पास क्या है? सबसे पहला कि भैया सबसे पहले हमारे पास एटलीस्ट 2 मेंबर का होना जरूरी है फैमिली में। अगर 2 मेंबर नहीं है हमारे पास तो एचयूएफ आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। सेकंड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उनके पास होनी चाहिए जिसको वो क्या कर सकते हैं, आगे पास ऑन कर सकते हैं। अगर सपोज मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है बल्कि कुछ कर्जा है मेरे ऊपर, तो ऐसे केस में कोई भी एचयूएफ फॉर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं पास ऑन क्या करूंगा, मेरे जो मेंबर्स आ रहे हैं मेरी फैमिली में उन बेचारों को किस चीज का राइट मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है जो आपके एंसेस्टर से आपको पास ऑन किया गया है। ध्यान रहेगा, ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कहीं पे लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि क्लास के बाद आप तक ये पीडीएफ पहुंचा दूं सो दैट आप एक बार उसको रिवाइज भी कर पाओ अच्छे से। सर प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दीजिए। बिल्कुल बेटा। और ये सारे क्वेश्चन हुए जो हमारे पीवाईक्यूज है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, अलग अलग स्कूल एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, जिसमें आपके प्राइवेट स्कूल भी है, सेंट्रल स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो मेक श्योर करना कि आपको सारे पढ़ के जाने हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मानवी, वेर अ बिजनेस एक्ट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हाट एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। जहां पे बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है वहां पे उसका ऑफिशियल सिग्नेचर किस तरीके से होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉमन सील। डन? यस सर। चलो जी आओ, 5th हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मिनिमम हमारे कितने लोगों की जरूरत पड़ती है बच्चे? तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कितने लोगों की है? 10 लोगों की। अगर 10 लोग हैं हमारे पास तो हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। काफी बेसिक था, इसमें सुने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो हम ये बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ बैड डेटनेस या फिर इनडेटनेस अगर हो जाती है हमारे बिजनेस में, तो उस डेट को पे करने के लिए हमारा जो ऑनर है, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कैपिटल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। थोड़ा सा चेक करते हैं कि अगर हमें बुकिश लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? अनलिमिटेड लायबिलिटी रेफर्स टू indefinite extent of liability to pay a firm's debt or obligations। indefinite का मतलब क्या है? अनलिमिटेड, मतलब उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी पे करने पड़ सकते हैं टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म्स ओनर्स, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा कर सको, हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर हो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रहेगा। बाकी इस लैंग्वेज को अपने आप अपने लैंग्वेज में भी फॉर्म कर सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि आपसे एग्जामिनर ये पूछे। चलो आओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई अ कंपनी विच हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है, कौन सी कंपनी मेरे बच्चे? पब्लिक कंपनीज होती है, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपने शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सी कंपनी पे होता है रिस्ट्रिक्शन? जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो अपनी मर्जी से शेयर किसी को भी खरीद बेच नहीं सकते हैं। ध्यान रहेगा। तो इसको अगर घुमा के मुझे पूछना होगा, मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मुझे थोड़ा इसको ट्विस्ट करके पूछना है, तो मैं क्या बोलूंगा? राइट इशू किस पे नहीं मिलता है?
आई होप आप लोगों को राइट इशू के बारे में पता होगा। राइट इशू का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स बेचने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ता है। मतलब मान लो मेरी कंपनी में मैंने कुछ शेयर ले रखे हैं, उन शेयर को मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को बेचने से पहले ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है ना कंपनी के, उनको मुझे ऑफर करना पड़ेगा। अगर वो मना करेंगे तब आप किसी बाहर वाले इंसान को बेच सकते हो। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर हो तो ऐसा कोई भी कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगता। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि जनरली ये वाला पॉइंट स्कूल में भी टीचर्स क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू ट्रांसफर द शेयर्स, आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी इनको बेच सकते हो। ऑल गुड जी, यहां तक आओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, नेम टू टाइप ऑफ बिजनेसेस इन विच सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी सुटेबल। दो टाइप के ऐसे बिजनेस जो जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप काफी कॉमन है, इजिली आप फ्रेम कर सकते हो। तो ये इसका मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है, इसको स्किप करते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जब हम बात करेंगे तो जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, दूसरी कंट्रीज में ये नहीं पाया जाता है। आई होप ये आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पर्सन हु मैनेजेस अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जो हमारा कर्ता होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है हमारी फैमिली का, वो क्या करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है। सर जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, उसमें से बस यही एक हमें पता था, कर्ता। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तुमसे बेटर उम्मीद है। नाउ आओ अब 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं कि अगर थोड़े बड़े क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। अब थोड़े सा क्वेश्चन का लेवल ना इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का फोकस यहाँ पे होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हो। सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली इंडिया में ही होता है? हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ इंडिया में ही होता है, बाहर के देशों में ये एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, बट इंडिया के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। डन। नाउ पार्टनर्स इन a firm has different roles and liabilities. Identify and explain the type of partner in a firm from the given examples. अब याद करो, हमने अलग अलग पार्टनर्स के टाइप पढ़े थे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक केस स्टडी है बेसिकली, इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्टनर है और उसके फीचर्स बता दो हमें। नहीं, बस टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, रमा इज अ पार्टनर इन अ बिजनेस हु हैज नो एक्चुअल इंटरेस्ट इन बिजनेस ट्रेडर, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस के अंदर, और इट्स प्रॉफिट्स, बट शी इज पेड फी बाय द फर्म फॉर लेंडिंग इट्स नेम टू द फर्म। मतलब वो ना तो कोई एक्टिवली कोई काम कर रही है, वो ना प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो फर्म है, उसको फीस पे करता है क्योंकि हम उसका नाम यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रमा का क्या यूज हो रहा है, नाम यूज कर रहे हैं हम, और कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में नहीं है। एंड उस नाम को यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सम ऑफ फीस उसको पे कर रहे हैं। क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया बताओ कौन सा ये हमारा पार्टनर होगा। सेकंड केस देखते हैं। In Ram, Hari and Company Limited, Ram and Hari declare Gopal as a partner with knowing that Gopal remains silent, then Gopal will be liable to third parties for any loss. इन्होंने क्या बोला कि एक हमारा पर्सन है कौन, गोपाल, उसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ पार्टनर उसको हमने रखा हुआ है इन राम हरि एंड कंपनी लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है, राम एंड हरि डिक्लेयर गोपाल एज अ पार्टनर। उसको उन्होंने एज अ पार्टनर डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि गोपाल हमारा पार्टनर है। विद नोइंग दैट गोपाल रिमेन साइलेंट, देन गोपाल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी लॉस। अब ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि भले ही गोपाल साइलेंट है, गोपाल ने किसी को भी नहीं बताया कि वो हमारा पार्टनर है, लेकिन हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो हमारा पार्टनर है, लेकिन गोपाल किसी को नहीं बता रहा है कि वो हमारा पार्टनर है। जबकि हमें ये पता है कि भले ही गोपाल किसी को बताए ना बताए, लेकिन हमारे बिजनेस के लॉसेस के लिए वो भी लायबल हो जाएगा। अब याद करो ऐसा कौन सा पार्टनर था जो पूरी दुनिया को बताता नहीं है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं,
लेकिन लॉसेस के लिए लायबल हो जाता है। एंड थर्ड हमारा केस हमें क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर इज गीता इफ सी ओनली कंट्रीब्यूट कैपिटल। अब एक गीता ऐसी पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे बिजनेस में, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इफ एनी, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करती है, शेयर करती है। दैट मीन्स वहां पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसने सिर्फ पैसे लगा दिए, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो लेकर के घर चली जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर इज गिरी इन राम हरी एंड कंपनी वेयर ही इज एन आउटसाइडर बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। अब डी में कहानी उल्टी हो रही है बी से। बी में क्या था कि वो पार्टनर था बट किसी को बता नहीं रहा था कि मैं पार्टनर हूं। डी में क्या है, वो पार्टनर नहीं है लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि भैया मैं इनका पार्टनर हूं। अब हमें ये चारों आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से ये पार्टनर होंगे। तो आओ जी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कौन था हमारे पास, रमा थी। तो रमा ने क्या बोला था कि भैया मैं फीस लूंगी, मेरा नाम तुम लोग क्या करो यूज कर लो, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, नॉमिनल पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल पार्टनर, जो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसका नाम यूज करने के लिए वो कुछ सम ऑफ मनी आपसे चार्ज कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर क्या कहलाएगा आपके लिए, नॉमिनल पार्टनर। सेकंड केस क्या था हमारे पास, इन राम हरी एंड कंपनी लिमिटेड राम एंड हरी डिक्लेयर्ड गोपाल एज अ पार्टनर। ये वो वाला था जहां पे पार्टनर बता नहीं रहा कि भैया मैं तुम लोगों का पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोलेंगे इसको हम, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल में डिफरेंस बता सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है, जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। आओ जी, थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या था कि गीता क्या करती है, सिर्फ कैपिटल लगाती है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करती है और कुछ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर इज गीता इफ सी ओनली कंट्रीब्यूट्स। तो ये हमारी कौन सी पार्टनर हो जाएगी, वो पार्टनर जो घर जाके सो जाती है, पैसे लगाती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने आ जाती है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्लीपिंग पार्टनर। डन। लास्ट टाइप अपने पास क्या था, जहां पे वो दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं बट वो पार्टनर होता नहीं है। ये हमारे पास क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। अब आते हैं आपके डाउट के ऊपर, किस किस में, होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय स्टॉपल। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास एग्जांपल में ही है, हमने अभी जो क्वेश्चन लिया, ठीक है जी। डी पार्ट देखो, डी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, डी पार्ट में कहना ये था कि जो हमारी गिरी थी, वो गिरी हमारी पार्टनर नहीं है, ना हमने किसी को बताया कि वो हमारी पार्टनर है, लेकिन गिरी ऐसे एक्ट कर रही है, पूरी दुनिया को इस तरीके से दिखा रही है कि वो हमारी पार्टनर है, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या नाम देते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। तो अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना हो कि पार्टनर बाय स्टॉपल कौन होता है, तो ऐसा इंसान जो हमारा पार्टनर नहीं है, सबसे पहले हमारे बिजनेस ने किसी को नहीं बताया कि वो पार्टनर है, किसी को हमने नहीं कहा कि वो हमारा पार्टनर है, ठीक है, और वो एक्चुअल में पार्टनर है भी नहीं, लेकिन वो इस तरीके से एक्ट करे, इस तरीके से दुनिया को रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि मैं तो इस बिजनेस का पार्टनर हूं। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो देखो सेकंड था हमारे पास होल्डिंग आउट में, इन राम हरी एंड कंपनी राम एंड हरी डिक्लेयर गोपाल एज अ पार्टनर। यहां पे क्या किया है, बिजनेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि राम क्या है, हमारा पार्टनर है। डिफरेंस समझ आया बेसिक में। स्टॉपल में क्या था, कंपनी ने कभी नहीं बोला, बिजनेस ने, पार्टनरशिप ने कभी नहीं बोला कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरा पार्टनर है, बट वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, इसमें क्या है, कंपनी खुद बोल देगी, हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो खुद बोल देगी कि भैया ये हमारा पार्टनर है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर है वो पूरी दुनिया को नहीं बताएगा कि मैं पार्टनर हूं। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, जो हमारा स्टॉपल वाला केस था, वहां पे पार्टनर पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था। तो दो मेजर डिफरेंसेस हो गए, क्या क्या, एक में पार्टनर एक्चुअल में नहीं है, ना कंपनी ने बोला कि वो पार्टनर है, ठीक है। ऑन दी अदर साइड कंपनी ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि वो हमारा पार्टनर है और वो पार्टनर होता भी है। एंड दूसरा डिफरेंस क्या होता है,
एक में जो पार्टनर है पूरी दुनिया को दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं, और दूसरे केस में क्या है, वो पूरी दुनिया को दिखाता ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर है। पूछो ये डाउट एक बार फटाफट, फिर आगे चलेंगे हम। मानवी सर, जैसे जो फेमस लोग होते हैं वो किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए जो एडवर्टीजमेंट करता है और फीस लेता है वो नॉमिनल, हाँ जी, वो नॉमिनल पार्टनर होगा हमारा। नॉमिनल पार्टनर से आप नाम से समझ आ रहा होगा, हम याद है ना अकाउंट में पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात होती है। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ क्या करता है, अपना एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज करता है, दैट्स इट। बाकी उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, और उसके बदले वो बोलता है कि मेरा नाम यूज कर लो। तो फिर सर पार्टनर बाय स्टॉपल का बेनिफिट क्या होता है? देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला इंसान था हमारा, कौन, गिरी, अब ये पार्टनर है भी नहीं, बिजनेस ने बोला भी नहीं कि ये हमारा पार्टनर है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पार्टनर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी दुनिया को इस पर्टिकुलर बिजनेस का पार्टनर दिखाऊंगा तो मेरा पर्सनल कुछ बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि कई बार हमारे दोस्त होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि अरे भाई कल मैं गया था, कल ना मैं सलमान खान से मिलके आया हूँ, ऐसे बातचीत है मेरी सलमान खान के साथ, है ना, और वो क्या कर रहा है, मस्त उसने एक वीडियो फोटो भी एडिट कर ली सलमान खान के साथ ऐसे खड़े हुए, है ना। अब इसमें सलमान खान ने कभी बोला नहीं कि वो मेरा पार्टनर है, ना ही वो एक्चुअल में वो सलमान खान का पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? सो दैट मार्केट में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि मेरी बातचीत है किसके साथ, इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ या फिर पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो कई बार मैनिपुलेट करने के लिए भी ये काम किए जाते हैं। तो क्या फिर जिसका बिजनेस होता है वो इस चीज को अलाउ करता है? अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो मेरा बिजनेस है, जब तक मुझे ये दिख रहा है कि सामने वाले के इस एक्ट से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा कोई नहीं भाई तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन मुझे इसकी वजह से कोई डिसएडवांटेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास पूरा राइट है उस इंसान को ये करने से रोकने पे, या फिर उसके ऊपर आप केस फाइल भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस, अगर वो चाहती है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, अगर वो नहीं चाहती तो एक्शन नहीं ले सकती। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना, टाइप ऑफ पार्टनर का, या तो डायरेक्टली पूछेगा या फिर इस तरीके से केस स्टडीज के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ये हमने रेगुलर क्लास में भी आई गेस किया था काफी डिटेल में, वहां भी मैंने कहा था कि बेटा ध्यान रखना इस टॉपिक का। यस सर क्लियर है, यस 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 यस, चलो जाओ थोड़ा जल्दी करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा बस आपको समराइज कर देता हूँ। वैसे मुझे इतना उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा अगर आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटरशिप हमें पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। एचयूएफ में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो हमारा करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनका लाइबिलिटी सिर्फ उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर हम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर है वही सिर्फ एक मेंबर है और कोई दूसरा मेंबर नहीं होता है। एचयूएफ के केस में एटलीस्ट दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लस जितने भी लोग बर्थ लेते जाते हैं फैमिली के अंदर वो ऑटोमेटिकली मेंबर बनते जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे तो ये अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होता है हमारा प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में याद रखना मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, दो लोगों की, मैक्सिमम आप उसको 200 तक बढ़ा सकते हो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है, जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है। कौन से केस में, पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200। ये नंबर ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, एमसीक्यू में बन सकता है या फिर ऐसे डिफरेंशिएशन करके भी आपको परेशान कर सकता है ना। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो जिस दिन हमारा प्रोप्राइटर गया सो प्रोप्राइटर केस में उस दिन बिजनेस बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। एचयूएफ में क्या होता है, जैसे जैसे कर्ता की डेथ होती जाती है, जो उससे कम एज वाला इंसान होता है उसको हम कर्ता बना देते हैं। जिस दिन फैमिली के सारे मेंबर्स खत्म हो गए या फिर एक अकेला इंसान बचा, उस दिन एचयूएफ क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। एंड अगर हम बात करें कंपनी की, तो जब तक कंपनी को आप वाइंड अप नहीं करते हो तब तक वो कहीं ना कहीं हमेशा उसकी लाइफ रहती है। तो या तो आप वाइंड अप कर सकते हो खुद से,
या फिर एनी ऑफ द कंडीशंस जो आप मीट ना कर पाओ, जैसे मिनिमम 2 मेंबर की कंडीशन है, अगर 2 मेंबर नहीं है तो आपकी कंपनी फिर प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी। ऐसी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है, और 7 लोग से आप कम हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, तो पब्लिक कंपनी का स्टेटस आपसे छीन लिया जाएगा। सर ये कम कैसे होंगे, किसी की डेथ हो गई, मान लो हम 7 लोगों ने मिलकर एक पब्लिक कंपनी बनाया, 7वें इंसान की डेथ हो गई, वो बेचारा चल बसा, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो पब्लिक कंपनी का स्टेटस है वो चला जाएगा जब तक हम एक नया मेंबर ऐड ना करते। अगर आपने ऐड किया ही नहीं तो आपके पब्लिक कंपनी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इन जनरल हम अज्यूम करते हैं क्या कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है। ऑल गुड जी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप विद सुटेबल एग्जांपल। अब म्यूचुअल एजेंसी का मैंने बहुत बार आप लोगों को काफी डिटेल में समझाया है, प्लस ये क्लास 12 में जब आओगे तो वहां भी डिटेल में बात करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो सबके सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अभी हमारी क्लास में मोनिका भी है, मानवी भी है, युवराज भी है, मिनल भी है, ठीक है। क्या आप में से कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा है जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिसने साइंस स्ट्रीम ली है? नहीं, सारे कॉमर्स वाले ही हैं, सारे वो बच्चे हैं जिनको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। मतलब आप चारों का जो म्यूचुअल गोल है वो सेम है कि आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। अगर आप में से किसी को फिजिक्स पढ़ना होता तो वो अभी हमारे साथ क्लास में नहीं जुड़ा हुआ होता। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो वही यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स in a partnership where each partner has authorization powers and the ability enter the partnership into the business contracts. In other words, each partner in the partnership is an agent in the business and the authority to make business decisions that commit or bind the partnership as a whole to business agreements with a third party or entity. आराम से सरल भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे जो कह रहा है वो म्यूचुअल एजेंसी, वो बेसिकली इतनी सारी कहानी में उसने क्या बोला कि सारे पार्टनर्स का अपना एक राइट होता है, सारे पार्टनर्स के पास अपनी एक पावर होती है, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिहाफ पे फर्म के लिए काम कर रहे होते हैं। सबका जो गोल होता है वो कॉमन होता है, एंड कोई भी एग्रीमेंट जब साइन होता है तो सारे पार्टनर्स के बेसिस पे एक सिंगल एग्रीमेंट बनता है। तो ऑटोमेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि सारे पार्टनर्स ने भी वहां पे हामी भर दी है, उनका भी उसमें कहीं ना कहीं एग्री कर गए हैं। इसलिए मैंने एक और लाइन पढ़ी होगी कि यहाँ पे एक इंसान एक्टिंग फॉर ऑल होता है, तो एक इंसान सबके लिए भी काम कर सकता है, सबको रिप्रेजेंट करता है। डन, बस एक गो थ्रू कर लेना, ज्यादा इसमें हमें करने की जरूरत है नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनर बाय स्टॉपर। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, साथ में एक केस स्टडी भी है, चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या फिर एक बार मैं ट्राई करूंगा कि पीडीएफ आप तक पहुंचा दूं। एक बार इस क्वेश्चन को भी गो थ्रू जरूर कर लेना। एक मस्त केस स्टडी है जहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पार्टनर यहाँ पे है, तो इसमें हमारा पार्टनर बाय स्टॉपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर बेसिकली ऐसा पार्टनर होता है जो हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते कि वो हमारा पार्टनर है, बट इन रियलिटी वो पार्टनर होता है, वो सारे एक्टिव काम कर रहा होता है। जब नॉर्मल पार्टनर होता है बस दुनिया को हम दिखाते नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पार्टनर का अगर हम नाम बता दे दुनिया को तो हमारे बिजनेस की गुडविल खराब हो सकती है, इमेज खराब हो सकती है, या फिर कोई अदर रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं पब्लिक के साथ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार फटाफट। शिव आनंदी एंड जॉन वर पार्टनर्स, जॉन डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, बोथ शिव एंड आनंदी डिसाइडेड टू एडमिट हिज सन रेयान हु वाज 16 ईयर ओल्ड। मार्क कर लो ये क्वेश्चन। माइनर क्या एक पार्टनर बन सकता है? माइनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है। अगर आपके एग्जाम का लेवल अगर टीचर चाहेगी कि मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाऊं बच्चों का, तो वहां पे माइनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे हम जितने भी है यहाँ पे इस क्वेश्चन को। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। शिव आनंदी एंड जॉन वर द पार्टनर्स, जॉन डाइड इन अ कार, both Shiv and Anandi decided to admit his son Ryan who was 16 years old as a partner. Can they do so? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये हमें बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक मेजर इंसान को ही आप पार्टनर बनाते हो जिसकी एज 18 इयर्स एटलीस्ट हो, बट हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कुछ
कंडीशंस के साथ एक माइनर को भी बनाने की इजाजत देता है। वो कंडीशन क्या है कि भैया आप जब भी किसी माइनर इंसान को बनाओगे पार्टनर, तो वो लॉसेस बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेगा। प्लस साथ में उस इंसान के एक गार्डियन होना चाहिए जिसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या है, ये उनका सनी है, उनका बच्चा ही है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही उसके गार्जियन बन जाएंगे। तो यस बिल्कुल आप माइनर इंसान को भी पार्टनर बना सकते हो, बट इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या कि वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेगा। एंड सेकेंड, साथ में गार्जियन होना चाहिए जिसकी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी, और गार्जियन नहीं है तो फिर आप उसको पार्टनर नहीं बना पाओगे। ऑल गुड जी। फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जो भी हमने डिस्कस किया था, तो मिनिमम नंबर हमने डिस्कस कर चुके हैं, 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, यहाँ पे मिनिमम 7 है, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। प्लस यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं हम नाम के पीछे, यहाँ पे बस लिमिटेड लिखना पड़ता है। प्लस प्राइवेट कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलती है, स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे आपको मिलेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, तो आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आई डोंट थिंक इसमें हमें टाइम देने की ज्यादा जरूरत है। प्लस में ध्यान रखना हो शेयर ट्रांसफर वाला, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप फ्रीली शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आकृति, सोनम एंड सुप्रीति वर फ्रेंड्स हु स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ेंगे। दे डिड नॉट गेट देयर फॉर्म रजिस्टर्ड एज इट वाज ऑप्शनल। इन्होंने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया, अपने पार्टनरशिप को। Soon सोनम एंड सुप्रीति स्टार्टेड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब भैया इनके बीच में झगड़े होने लग गए। सोनम वांटेड टू अप्रोच अ लॉयर, इफ यू वर अ लॉयर हाउ वुड यू गाइड हर। तो आप उसको कैसे गाइड करते? तो हमें पता है कि पार्टनरशिप में अगर आपने डीड नहीं बनाई है, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो आप कितना भी झगड़ लो, कितने भी एक दूसरे के बाल खींच लो, कितने भी मुक्के मार लो दूसरे के नाक के ऊपर, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही सहूलियत मिलती है। क्या? जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इक्वली बटेगा, और इन केस अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तो उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने कितना भी काम किया हो, किसी ने कितना भी मेहनत किया हो। तो बीइंग अ लॉयर हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं कि मेरी प्यारी बहन अपने आप को जाके रजिस्टर कर लो, सो दैट कल को आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नहीं तो देयर आर चांसेस आप सैलरी डिमांड करोगे ज्यादा काम करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको लोन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 6% ही मिलेगा, प्लस प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा, चाहे किसी ने कितना भी एफर्ट किया। ध्यान रहेगा जी। साथ ही में ठीक है, डन 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 डन, ये हमने पार्टनरशिप डीड की कुछ बातें बता देनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या लिमिटेशंस होती है? तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है, एक जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली कि इजी टू फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको फॉर्म करना काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब डिफिकल्ट टू फॉर्म, इसको फॉर्म करने में आपकी काफी ज्यादा परेशानियां होती है, काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, रेड टेपिज्म होता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा होता है। प्लस जब आप कंपनी को बनाने जाते हो तो आपके ऊपर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। इसलिए आप देखोगे स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस जब कोई इंसान बनाता है तो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाता है, पार्टनरशिप की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन कम है, प्लस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। बट कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मैंडेटरी किया गया है, कंपनीज एक्ट में आपको जाकर रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है जी, तो बेसिक से पॉइंट से एक बार प्लीज को गो थ्रू कर लेना, या फिर आपके पास जो भी नोट्स होंगे वहां से ये प्लीज गो थ्रू कर लेना। आने के चांसेस कम है, बट आएगा तो 5 मार्क कम से कम आपको दे के जाएगा। सर कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ध्यान रहेगा जी। प्लस में एक और अच्छा पॉइंट है कि अगर आपके पास लॉ की नॉलेज नहीं है, रेगुलेशंस आप अच्छे से नहीं समझ सकते हो, आप एक अनपढ़ हो, अंगूठा छाप इंसान हो, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है एक कंपनी को मैनेज करने में। डन। Which form of the business suitable for the following type of business and why? ठीक है, हमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस को आप बनाओगे इन पर्टिकुलर कामों के लिए और क्यों। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आपको आना चाहिए।
फिर भी एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, ब्यूटी पार्लर। अगर मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, मान लो मीनल को एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, मानवी को एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो क्या बना सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। वहां पे अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हो आप। अगर एक कोचिंग सेंटर चलाना है हमें साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। सर ऐसा क्यों पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि भैया कोचिंग सेंटर के अंदर अगर मान लो फिजिक्स पढ़ाना है हमें, साथ में मुझे अकाउंट्स भी पढ़ाना है, तो एक इंसान दोनों चीजें नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे फिजिक्स के लिए अलग ट्यूटर हायर करना पड़ेगा, अकाउंट्स के लिए अलग ट्यूटर हायर करना पड़ेगा, तो वहां पे पार्टनरशिप ज्यादा सुटेबल होगी। देन हमारे पास अगर हमें होटल कंपनी खोलनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आप खोल सकते हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि होटल के बिजनेस के लिए आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाए, प्लस लीगल कंप्लायंसेस काफी ज्यादा होते हैं होटल के बिजनेस में, इसलिए बेटर कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लो एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमारे पास शॉपिंग मॉल, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। जहां पे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा ना, ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, जहां पे भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जहां पे आपको गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन सब के लिए आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी ही बनाना पड़ेगा। फिर है स्मॉल रिपेयर बिजनेस, तो इसके लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। जैसे कि पंचर लगाने वाले जो होते हैं, नॉर्मली अलग जो रिपेयरिंग वाले होते हैं, कार रिपेयर कर रहा है कोई, बाइक रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी ले सकते हो। Now, next question. In what type of businesses individual associate voluntary for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership explained with features? ये बेसिकली यहाँ पे इसने कुछ कंडीशंस दिए हैं और वो पूछ रहा है किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये सारी बातें होती है। तो नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पे कि इंडिविजुअल एसोसिएट वॉलंटरी फॉर द प्रॉफिट, मतलब हर एक इंसान भैया अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जहां पे कैपिटल को डिवाइड किया गया है जिसको शेयर्स के फॉर्म में हम खरीद या बेच सकते हैं। तो हमें नाम से समझ आ रहा है जहां पे भी शेयर की बात होगी, किसकी बात हो रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है। जहां पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसका फीचर आपको एक्सप्लेन कर देना है। एंड याद से जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स करके जाना। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं या तो आएंगे नहीं, आएंगे तो 5 मार्कर 6 मार्कर से कम के नहीं आते, ठीक है। तो लड्डू क्वेश्चन होते हैं, मतलब आ गई तो आपका जो डूबता हुआ नैया है उसको पार कर देती है एक ही क्वेश्चन। तो मेक श्योर करना कि स्किप करके नहीं जाना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर, लिमिटेशंस, मीनिंग, इनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है बेटा। मीनल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल व्हाई डू पार्टनरशिप फॉर्म्स विलिंगली गो थ्रू दिस लीगल फॉर्मेलिटीज? अभी हमने देखा था, क्वेश्चन आया था हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप क्या है, ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, फिर भी पार्टनर्स क्यों जा करके लीगली उसको रजिस्टर करवाते हैं? तो रीजन बीइंग ताकि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है जी। तो साथ में फिर कुछ एग्जांपल्स आप दे दोगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। सर क्या प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? ठीक है, अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जनरली एग्जाम में प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, बट ट्राई करना है कि एक बार गो थ्रू कर लो, एटलीस्ट आपके आईज के सामने होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस होता था। चांसेस काफी कम होते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपसे पूछ ले, बट स्टिल आपको गो थ्रू जरूर कर लेना है। ध्यान रहेगा जी। who have equal ownership right over the property of an ancestor, highlight with its essential characteristics। तो सिंपल सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, केस स्टडीज के फॉर्म में, जहां पे अगर आपने आइडेंटिफाई गलत किया तो फिर आंसर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, व्हाई कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों बनाए जाते हैं, प्लस इसके क्या क्या टाइप होते हैं। ये तो गो थ्रू कर लेना आप, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 एक और केस स्टडी है हमारे पास, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। धीरू भाई चौरसिया ऑपरेट्स अ टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस बेचारा चलाता है। हिज फैमिली इज जॉइंट एंड हैज अ लॉट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो नाम से पता चल गया यहाँ पे किसकी बात होने वाली है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज बीइंग अंडरटेकन, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसका हमें फीचर बता देना है। टेक्सटाइल बिजनेस इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू ईयू। तो टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है, बताओ जी। जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है? टेक्सटाइल का मतलब समझते हो ना, कपड़े का बिजनेस है उस बेचारे का,
ये किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगा आपका? जो हमारा सेकेंडरी बिजनेस होता है, ध्यान रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6, रेवा केमिकल्स इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, सोना एंड मोना वन टू पार्टनर्स इन दिस फॉर्म, इट इज रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट सोनास लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि भैया उसकी लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड है, वेरियस मोनास इज लिमिटेड, इन्होंने डीड में मेंशन किया है। Sona wants to set up the anti-pollution plant in his factory, but Mona does not let him to do so. Almost all the transactions of the firm are done through the internet. The firm sells its goods to other businesses units only. The firm gets its research and development work done by the another firm who is specialist of such work. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है अभी तक? कुछ हिंट दिया नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये कौन सा पार्टनरशिप है बता दो। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कौन सा टाइप है? लिमिटेड पार्टनरशिप। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जहां पे किसी भी एक पार्टनर का, मान लो मेरे बिजनेस में 10 पार्टनर है, उनमें से किसी भी एक पार्टनर की लायबिलिटी अगर मैंने लिमिटेड कर दी तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा? लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है सर, क्या एग्जाम में आने के चांसेस हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन जब एग्जाम वाले दुखी करेंगे आपको तो पूछ लेंगे। तो एलएलपी वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना जरूरी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे टाइप ऑफ पार्टनर का हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल पार्टनर, अलग अलग बिजनेस पार्टनर के टाइप बता दूं। ये भी हम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिसलाइबिलिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। डन जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब इसमें कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो फटाफट पूछो। एग्जाम से पहले ना रिवीजन का यही बेस्ट तरीका है, जो भी आपके क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं, बस फटाफट उसको एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि आप चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो रह गया जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएगा, प्लस उसके आंसर हमें किस तरीके से करने हैं। चलो जी आओ आगे। अब आते हैं हम, ये हमारा चैप्टर नंबर 4, हमें चाहिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2। मुझे लगा था आप लोगों के एटलीस्ट 6-7 चैप्टर्स तो आ रहे होंगे। ये पीडीएफ में विनीता मैम को शेयर कर दूंगा, विल ट्राई कि आप तक पहुंच जाए। नाउ चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 ना है तो वैसे इजी, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को ना ट्रिकी जाता है। ट्रिकी इन द सेंस कि पता नहीं क्यों थोड़ी घबराहट होती है इस चैप्टर के अंदर कि सर आता तो है लेकिन आइडेंटिफिकेशन में ना दिक्कत आती है। अब जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है ना, चैप्टर नंबर जो हमारा, सर ये यूनिट सेकंड है ना, 50 मार्क्स का होता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, पता नहीं क्यों कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जहां पे भी समझना है प्लीज मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, स्पीड मेरी थोड़ी तेज रहेगी, ऑब्वियसली हमें चैप्टर को खत्म करना है, बट आई विल ट्राई कि आपको कोई दिक्कत ना आए। आओ जी, अब जो चैप्टर नंबर हमने 2 किया है, कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन है। वहां पे भी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात ही करते हैं। तो आओ जी, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जहाँ पे एक इंडिविजुअल ओन करता है किसी बिजनेस को। जो पब्लिक है वो क्या दिखा रहा है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आप एक बिजनेस को दूसरी अलग अलग स्टेट में लेकर के जाते हो, अलग अलग कंट्री, स्टेट मतलब यहाँ पे। डन। नाउ नेम द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। तो ये हमारा क्या है? एमएनसी, या फिर आप कह सकते हो इसको ग्लोबल एंटरप्राइज। ध्यान रहेगा जी, जो एक ज्यादा कंट्री में ऑपरेट होती है उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। स्टेट, डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जिसको डीयू बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, ऐसे फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऐसी अथॉरिटीज जो डायरेक्टली किसी ना किसी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम कर रही है। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है आपके लिए? एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डायरेक्टली वो किसको आंसरेबल होते हैं? वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। सेकंड क्या है अपने पास? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये ऐसे अथॉरिटीज होती है जिनको बनाने के लिए आपको एक स्पेशल एक्ट को पास कराना पड़ता है। कहां पे? पार्लियामेंट में। सर समझ नहीं आया। जैसे कि आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसी आईसीएसआई है ना, कंपनी सेक्रेटरीज का जो इंस्टीट्यूट है,
आपका आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या कंपनीज है, इनके पीछे क्या लिमिटेड लगता है? नहीं। क्या इनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है? नहीं। ये सारे क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है। इनका जन्म कैसे हुआ है? इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर और फिर इनका जन्म दिया गया। ध्यान रहेगा। तो जिनके लिए आप स्पेशल एक्ट बनाते हो पार्लियामेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ड्यू के लिए हम कोई एक्ट नहीं बनाते, ये मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से जब चाहे इसको क्रिएट कर सकती है। डन है जी। एंड थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट जाए और मिनिमम 51%, 51% का जो शेयर है वो खरीद ले, तो वो क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो आई होप तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो किसने बनाया? किसी भी मिनिस्ट्रीज ने बनाया। फिर दूसरा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको बनाने के लिए स्पेशल एक्ट पास कराया हमने, कहां पे? पार्लियामेंट में। एंड थर्ड है अपने पास गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% का स्टेक हमने ओन कर लिया, हमने मतलब गवर्नमेंट ने, तो क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी। देन फिर अपने पास इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट 51%। तो क्या नाम है उसका? गवर्नमेंट कंपनी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ। Which type of business enterprises would emerge when two business firms agree to join together, achieve a common purpose? So always remember, इसको बोलते हैं हम लोग joint venture। क्या बोलते हैं? joint venture। जब दो अलग अलग टाइप की कंपनी आती है और आपस में मिलकर के काम करती है, उसको क्या बोला जाता है? joint venture। सर ऐसा क्यों? मान लो मेरे पास स्किल है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो मैंने अपना स्किल दिया किसी को, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हैं लेकिन स्किल नहीं है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कैपिटल और स्किल आपस में मिल गए। ऐसे ही रियल लाइफ में मान लो मेरी कंपनी है टायर की, आपकी कंपनी है मोटर की, है ना, आपको मोटर बनाना आता है, मुझे टायर बनाना आता है, हमने मिलकर एक गाड़ी बना दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। ध्यान रहेगा। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करके जाना। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये गो थ्रू कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। विच फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट? अभी बताया था कौन सा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। विच कमिटी वाज फॉर्म टू रिकंस्ट्रक्ट द सिक पब्लिक यूनिट्स? मतलब जिनकी हालत खराब थी, सरकारी जो संस्थाएं थी जिनकी हालत खराब थी, उनको ठीक करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ये थी हमारी कमेटी। ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे रेलवे के अंदर, अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडियन रेलवे में क्या है, कुछ काम गवर्नमेंट कर रही है, कुछ काम प्राइवेट को दे दिया गया है। जैसे टिकटिंग का काम, जो टिकट आप बुक करते हो, कैटरिंग का काम, जो खाना पीना वहां पे सप्लाई होता है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, उन्होंने वो प्राइवेटाइज कर दिया है। वाईफाई जो कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको रेलवे स्टेशन पे, वो भी प्राइवेटाइज कर दिया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलो जी आओ आगे। How does the government maintain regional balance in the economy? Basic सा क्वेश्चन है, प्लीज गो थ्रू कर लेना। Identify the form of public sector enterprise in the following cases. This is the oldest and traditional form of public enterprise. Special act of the parliament, तो हमने डिस्कस कर लिया, minimum 50%, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। Explain difference between departmental undertaking and statutory corporation, जो भी हमने डिस्कस किया था। देखो एक क्वेश्चन जरूर बनना है, किसके ऊपर? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक हमारा था गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा हुआ है, बस गो थ्रू कर लेना इसको, इसमें ऐसा कुछ समझाने ऐसा है नहीं। डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द एमएनसीज व्हिच डिस्टिंग्विश एमएनसीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, वो जनरली अपने देश के लिए काम करती है, विद इन द देश रह करके काम करती है, ठीक है। लेकिन जो एमएनसीज होती है, उनका हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है, लेकिन उनके ब्रांचेस अलग अलग देश में होते हैं, मतलब एक कंट्री में रहकर वो बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है। जबकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, वो जनरली विद इन द कंट्री ही ऑपरेट करती है, वो अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर हमारे पास राइट द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर। जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। जॉइंट वेंचर जैसे मैंने बोला कि प्लीज कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका कि भैया जॉइंट वेंचर क्या है, इसके बेनिफिट बता दो या फिर इसकी लिमिटेशंस बता दो। ये क्वेश्चन जरूर जरूर गो थ्रू करके जाना है। इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो कौन सा है? गवर्नमेंट कंपनी। चलो आगे। एक्सप्लेन मेरिट्स एंड 3 लिमिटेशंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो डीयूज क्या आते हैं? जिस डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। तो जब वो मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करेंगे तो ध्यान दो, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किससे होगी? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बार बार आएगी और बोलेगी इस काम को ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, तो टू मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाता है।
ठीक है। प्लस काम काफी डिले होते हैं, प्लस यहाँ पे जो ऑटोनॉमी होती है वो फील नहीं कर पाते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलती है। राइट द मेन फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कर लोगे, इसमें कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा है। विच पब्लिक सेक्टर एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिस्कस सम इट्स फीचर्स। ठीक है, तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है इस चैप्टर में। व्हाट वाज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991। ठीक है, तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं ज्यादा। ठीक है जी, तो इसका पीडीएफ मैं डायरेक्टली ट्राई करूंगा आप तक पहुंचा दूं, सो दैट ये चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इनकी पीडीएफ्स मैं वृंदा मैम को बोलूंगा कि आप तक पहुंचा दें। चैप्टर नंबर 3 की हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली, चैप्टर नंबर 2 काफी डिटेल में किया है, चैप्टर नंबर 1 ट्राई करना कि आप एक बार रिवाइज जरूर कर लो। चैप्टर नंबर 1 में इतनी कोई ज्यादा चीजें है नहीं डिस्कस करने के लिए।